नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सीटेट की अगली कड़ी लेकर आए हैं। भाग 8 देखेंगे। अब 1-2 क्लासेस में प्रयास यही है कि जो सीटेट का सिलेबस को कवर कर लिया जाए। तो आज हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत हैं, जिसमें 2 ही सिद्धांत हम देखेंगे महत्वपूर्ण हैं सीटेट के दृष्टिकोण से। टेट पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से देखा जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों की आने की प्रबल संभावना रहती है और सीटेट के सिलेबस में भी है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत एक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय का। किसका है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय का। 1983 में इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। फिर इसके पश्चात 1998 में ठीक है एक बुद्धि बढ़ा दिया इन्होंने। तो अब 98 में कितना हो गया? 8 हो गया। और सन 2000 में एक फिर बढ़ाया तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो वर्तमान में इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि को मानते हैं। लेकिन NCERT ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई है, ठीक है। यह कितना मानता है? तो ये 8 ही मानता है। इसलिए हमको और आपको अगर पेपर में आ जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धि बताई है, तो हम आप क्या मानेंगे? हम आप जो है मानेंगे 8 ही मानेंगे, ठीक। अब हम लोग जो है क्रमबद्ध रूप से इसको अध्ययन करते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका उठा लेगा। तो अब देखिए, पहला बताया कि भाषागत एवं शाब्दिक बुद्धि। भाषागत एवं शाब्दिक बुद्धि, ठीक है, किसके अंतर्गत होती है? जिनका भाषा पर कमांड होता है, उनके पास शब्दों का भंडार होता है। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, लेखक, कवि, पत्रकार, वकील, ठीक है। इनके पास क्या होता है? शब्द भंडार होते हैं और भाषा पर इनकी क्या होती है? पकड़ होती है, ठीक है। जैसे कवि सम्मेलन होता है, देखे होंगे, एक तरफ से कवि ठीक है कविता करता है या जो है कुछ व्यंग करता है, तो दूसरे तरफ से तुरंत जो है शब्द निकाल के उसके जवाब देते हैं। तो इनके पास जो है लेखक, कवि, पत्रकार, वकील, ये सब इसके भाषागत एवं शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। दूसरा एक है लॉजिकल एवं मैथमेटिकल इंटेलिजेंट, ठीक है। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि किसके अंतर्गत होती है? वैज्ञानिकों एवं गणितज्ञों के बीच होती है। इसको याद रखिएगा, वैज्ञानिक एवं गणितज्ञों के बीच होती है। वैज्ञानिक एवं गणितज्ञों के पास होती है। फिर अगला है देशिक या स्थानिक बुद्धि। देशिक का मतलब होता है क्या? स्थानिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक विशेष स्थान जहां व्यक्ति रह रहा है उसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। तो देशिक और स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? तो देशिक और स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत मूर्तिकार आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मथुरा में मूर्तिकला है, ठीक, और बहुत सी जगह मूर्तिकला है, तो वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को पता होता है कि कैसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं यहाँ पे। चित्रकार होते हैं, ठीक है, चित्रकार भी जो है स्थानिक बुद्धि रखने वाले देशिक, उनको पता होता है कि हमारे जो है, ठीक है, हमारे देश स्थान पे किस प्रकार की जो चित्रकारी होती है, इसकी ज़्यादा बिक्री होगी। वास्तुकार घर मकान को देखते हैं, जमीन को देखते हैं लोग, वास्तुकार, इनको पता रहता है कि कहाँ घर बनाना चाहिए, कहाँ लैट्रिन होना चाहिए, कहाँ बाथरूम होना चाहिए। नाविक नाव जो चलाता है, ठीक है, नाव नदी में, समुद्र में, जहाँ भी नाव चलाता है उसको पता होता है कि हमको जो है किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है, कहाँ पे गहराई ज़्यादा है, कहाँ पे डूब सकते हैं, कहाँ पे हम जो बचा के आगे बढ़ सकते हैं, तो इनको पता होता है। और साज सज्जा के सामान बेचने वाले, इनको पता होता है कि किस प्रकार की जो है हमारे यहाँ कलाकृति, ठीक है, सामान, साज सज्जा के सामान, सजावट के सामान, ठीक, कैसे हम रखेंगे तो किसका बिक्री होगा। तो एक और हो गए, ये देशिक और स्थानीय बुद्धि वाले हो गए, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, नाविक एवं साज सज्जा वाले। अगला है संगीतात्मक बुद्धि। देखिए, संगीतात्मक बुद्धि किसके पास होती है?
जो गीतकार होते हैं, जो गाना गाते हैं। तो संगीतात्मक बुद्धि में कौन आ गया? तो संगीतात्मक बुद्धि में आ गया संगीतकार। ठीक है। फिर पांचवा है शारीरिक गति संवेदी, जिसके शरीर में क्या होता है? ठीक है, गति पाई जाती है। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन आ गए? एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है, होते हैं कि नहीं एथलेटिक्स? जो रेसर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, ठीक है, एथलेटिक्स हो गए, धावक हो गए, ठीक, और कौन से? खिलाड़ी हो गए, नर्तक जो नृत्य करने वाले हो गए, ठीक है, अभिनेता हो गए, अभिनेत्री हो गए, ठीक है, और कौन हो गए? शल्य चिकित्सक हो गए, ठीक है, चिकित्सक भी दौड़ भाग करते रहते हैं। पायलट हो गए, पायलट के शरीर में भी गति पाई जाती है, ठीक है, कहाँ रुकते हैं। और जिम्नास्टिक, इनके शरीर में भी बहुत ज़्यादा गति पाई जाती है। तो ये हो गए शारीरिक गति सभी, जिनके शरीर में गति पाई जाती है। एथलेटिक्स, धावक, खिलाड़ी, नर्तक, अभिनेता, अभिनेत्री, शल्य चिकित्सक, पायलट और जिम्नास्ट हो गए। ठीक, यहाँ से प्रश्न आता है शारीरिक गति संवेदी में कौन आए? तो ठीक है, सीधे सीधे याद रखिएगा, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपको। अगला अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक कौन होते हैं भाई? तो अंतःवैयक्तिक जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदन होता है। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म छोटे से छोटे व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा उन्हें समझने वाले होते हैं तथा उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाने वाले होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंतःवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। ठीक, जैसे कौन हो गया? मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक और समाज सुधारक या समाज सेवक। यह दूसरे के छोटे से छोटे व्यवहारों के प्रति, ठीक, जो बोल रहा हूं उसको भी याद रखिएगा, यह दूसरे के छोटे से छोटे व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा उनसे संबंध बनाने वाले होते हैं। कौन हो गया? मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक, समाज सेवक। ठीक, अगला क्या है? अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। ये कौन हो गए? ये हो गए दार्शनिक होते हैं और आध्यात्मिक नेता। ठीक है, देखिए इसमें हो गया दूसरों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशील, लेकिन इसमें क्या हो गया? अंतरावैयक्तिक में ऐसे व्यक्ति जो अपनी निजी भावनाओं, इच्छाओं एवं अभिप्रेरणाओं के ज्ञान का प्रयोग कर दूसरों से सामाजिक संबंध बनाने वाले। ठीक है, जो अपनी निजी इच्छाओं, प्रेरणाओं, ठीक है, और जो है अपने अनुभव के आधार पर दूसरे से सामाजिक संबंध बनाने वाले होते हैं। जैसे कौन हो गया? दार्शनिक हो गया और आध्यात्मिक नेता। इनके पास जाएंगे तो अपने अनुभव, अपने निजी अनुभव, इच्छाओं के आधार पर आपके बारे में बता देंगे, कुछ चीजें बता देते हैं। ठीक है, फिर आप क्या हो जाएंगे? ठीक है, सोचेंगे कि सब कुछ सही बता देते हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं बताते हैं। ठीक है, कभी कभी गड़बड़ भी बता देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अंतरावैयक्तिक। यहाँ से देखिए दो प्रश्न आपको मिल सकता है, यहाँ से प्रश्न मिल सकता है, तो याद रखिएगा। जो व्यक्ति दूसरे के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होता है और उनसे सामाजिक संबंध बनाने वाला होता है, तो ये इसमें ये हो गया मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक, समाज। ठीक है, जो अपने निजी भावनाओं, अपने जो इच्छाओं, अपने अनुभव के आधार पर दूसरे से सामाजिक संबंध बनाने वाले होते हैं, वो होते हैं अंतरावैयक्तिक। तो इसमें दार्शनिक एवं आध्यात्मिक नेता हो गए। अगला प्रकृतिवादी। ठीक है, जो प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक, जब मौसम बदलते रहते हैं तो उसके प्रति क्या होते हैं लोग? ये लोग जो संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनका जो है हित उनसे जुड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रकृतिवादी कहते हैं, जिनको प्रकृति एवं पर्यावरण के पक्ष का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो याद रखिएगा, शिकारी, ठीक है, शिकारी को पता होता है किस मौसम में कौन सा शिकार हमारा जो है किधर से कहाँ से आएगा। ठीक है, किसान को पता होता है कि किस मौसम में कौन से जो फसल बोनी है।
ठीक है, कब वर्षा होगी तो हमारे लिए लाभदायक होगा, ठीक है, कब नहीं होगी वर्षा तो हमारे लिए जो हानिकारक हो सकता है। पर्यटक, ठीक है, पर्यटकों को पता होता है कि कब जो है कितनी मात्रा में किस मौसम में सैलानी आएंगे, ठीक है, यात्री आएंगे, ठीक है, तो उनको हम जो है घुमाएंगे। उस वक्त प्राणी पक्षी एवं वनस्पति विज्ञान, प्राणी पक्षी एवं वनस्पति विज्ञानियों को, वैज्ञानिकों को भी पता रहता है, ठीक है, प्राकृतिक के पक्ष के प्रति ये भी बहुत ही संवेदनशील होते हैं, ठीक, उनको पता रहता है समस्त गतिविधियों का, ठीक है। फिर अगला है 9वां अस्तित्ववादी, ठीक है, अस्तित्ववादी में कौन आ गया भाई? साधु संत, ठीक, ये अपने अस्तित्व के लेकर ही परेशान रहते हैं। साधु संत किसको लेकर परेशान रहते हैं? अपने अस्तित्व को लेकर ही परेशान रहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? अस्तित्ववादी। तो कितने हो गए? ये 9 हो गए। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से सीधे सीधे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का है, ठीक है। अगर बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत पूछेगा तो थॉर्नडाइक का है, ठीक। और बहुमानसिक एकता का सिद्धांत किसका है? तो थर्स्टन एवं कैली का है। तो लेकिन यहाँ आपको यहीं से एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। प्लस टेट वाला पोर्शन हम देखेंगे तो विस्तार से हम जो है पूरे बुद्धि के जितने भी सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत, ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत, बहुमानसिकता का सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, समस्त को व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके सीटेट के सिलेबस में है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। यहां से भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत किसका है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक। कौन कौन प्रकार बताए हैं? व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि। इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार बताए हैं? 3। पहला क्या होता है? व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है। दूसरा क्या बताया है? ठीक है, दूसरा बताया है इन्होंने अनुभवजन्य एवं या सृजनात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। तीसरा बताया है इन्होंने घटकी या, ठीक है, तीसरा क्या होता है? घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है, घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक। आप देखिए यहां से पूछ लेता है, तीनों याद रखिएगा, यहां से पूछ लेता कौन एक नहीं है, तो तीनों आपको पता है तो एक आप समझ जाएंगे कौन एक नहीं है। अब व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि के अंतर्गत कौन, कैसे व्यक्ति आ जाते हैं? ये ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो किसी से भी संबंध बनाकर, व्यवहार बनाकर उनसे क्या करते हैं? उनसे अधिक से अधिक लाभ उठा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि, जो किसी से भी घुल मिल जाते हैं, व्यवहार बना लेते हैं और व्यवहार बनाकर उनसे अधिक से अधिक लाभ उठा लेते हैं, ठीक है।
जैसे बहुत से परीक्षा देने वाले होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा जो है, ठीक, कोई सीनियर है तो उसे व्यवहार बना के उनसे जो है अधिक से अधिक लाभ उठा लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि लाभ उठा के निकल जाते हैं, उनको याद भी रखते हैं। दूसरा क्या, अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि। जब कोई समस्या आती है, अनुभव क्या होता है, ठीक है, अनुभव पूर्व में, ठीक, अधिगम, पूर्व में जो है बहुत सी चीजें हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, तो उसके आधार पर क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो अनुभव के आधार पर जब हम किसी समस्या का क्या करते हैं, समाधान कर लेते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर जब हम किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला है घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। जब समस्या बड़ी हो, जब समस्या क्या हो, जब समस्या बड़ी हो, तो उस समस्या को, घटक का मतलब होता है अलग अलग, विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करके, किसी समस्या को अलग अलग करके, टुकड़े टुकड़ों में करके उस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, या प्रस्तुत कर लें। ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, घटकी बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसका है, तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, ठीक, ये हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। सीटेट के दृष्टिकोण से मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था भाई, ठीक है। मानसिक आयु का संप्रत्यय, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, बीने महोदय, ठीक, किसने दिया था, बीने महोदय। और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, या पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे, ठीक है, वास्तविक आयु या शारीरिक आयु, ठीक, वास्तविक आयु या शारीरिक आयु गुणे 100, गुणे 100। तो 1916 में प्रयोग किया गया था बुद्धि लब्धि का। आईक्यू, आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, इंटू 100। 1916 में जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, टर्मन महोदय ने। किसने प्रयोग किया था, टर्मन महोदय ने। तो सीटेट के दृष्टिकोण से इतना ही देखते हैं। बाकी जब टेट का हम देखेंगे तो वहाँ पे विस्तार से बताया जाएगा आपको मानसिक आयु है क्या, बुद्धि लब्धि है क्या, ठीक है। अभी इतना ही याद रखिए, क्योंकि सीटेट में उसका एक निर्धारित सिलेबस है, उसी के अनुसार जो पूछता है, और बहुत ही आसान है। सीटेट समझिए टेट की अपेक्षा बहुत ही आसान है। टेट का लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। जब टेट हम देखेंगे, एक दो क्लासेस और है, फिर सीटेट आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टेट देखेंगे तो बृहद रूप से, व्यापक रूप से एक एक टॉपिक पे हम लोग जो चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ से क्वेश्चन उठा के उस पर प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर एक दो क्लास और है, फिर सीटेट का जो है सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।